माइक्रोबायोलॉजी की इस दुनिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो क्लिनिकल लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए, ये सेशन खास तौर पर उन सभी के लिए है जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी को समझना चाहते हैं, चाहे वो एमएलटी के स्टूडेंट्स हो या कोई भी जो इस फील्ड में दिलचस्पी रखता हो। हम एक एक करके हर जीव को पहचानेंगे, जानेंगे कि उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं और सबसे जरूरी लैब में हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसी अनजान सैंपल की पहचान करता है। इस तरीके से न सिर्फ एग्जाम में मदद मिलेगी, बल्कि ये आपको असल लैब के काम के लिए भी तैयार करेगा। तो चलिए एक एक करके इन छोटे छोटे जीवों के राज खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये छोटे छोटे जीव हमारे चारों तरफ हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। ये कई तरह के इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, एक मामूली से यूरिन इन्फेक्शन से लेकर जानलेवा सेप्टिसीमिया तक। इसीलिए इन्हें पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे कि कैसे ग्राम स्टेनिंग, कल्चर और कुछ आसान से बायोकेमिकल टेस्ट का इस्तेमाल करके हम इन अनदेखे दुश्मनों की पहचान कर सकते हैं। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है दो सबसे आम ग्राम नेगेटिव रॉड से, जिनसे आपका सामना लैब में सबसे ज्यादा होगा, ई कोलाई और क्लेब्सिएला। ये जीव वैसे तो हमारी आंतों में शांति से रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत जगह पर जाने का मौका मिल जाए तो ये गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर एंटेरोबैक्टीरियसी से, एशेरिचिया कोलाई, या जिसे हम सब ई कोलाई के नाम से जानते हैं। अगर एंटेरोबैक्टीरियसी परिवार को समझना है तो ई कोलाई को समझना पहला कदम है। ये समझिए कि माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया का एक सुपरस्टार है और लैब में ये आपको लगभग हर दिन देखने को मिलेगा। ई कोलाई की सबसे दिलचस्प बात इसकी दोहरी प्रकृति है। एक तरफ तो ये हमारे शरीर का एक सामान्य हिस्सा है जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसे हम कमेंसल कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही यूटीआई का सबसे आम कारण भी है। ऐसा तब होता है जब ये अपनी सामान्य जगह यानी आंत से निकलकर यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लड स्ट्रीम जैसी जगहों पर पहुंच जाता है। तब ये एक हानिरहित साथी से एक खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अच्छा, अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये ईएमबी अगर पर ई कोलाई की क्लासिक पहचान दिखाती है। वो जो धात्विक चमक या मेटालिक शीन लिखा है, उस पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही आम एग्जाम क्वेश्चन है। जब भी आप लैब में ईएमबी प्लेट पर ये हरी हरी धात्विक चमक देखें तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो है ई कोलाई। ये लैक्टोज के बहुत तेजी से फर्मेंटेशन की वजह से होता है। अब हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स को देखते हैं जो हमें ई कोलाई की पहचान पक्की करने में मदद करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी टेस्ट है इंडोल टेस्ट। ई कोलाई इंडोल पॉजिटिव होता है और यही वो खासियत है जो इसे क्लेब्सिएला जैसे दूसरे लैक्टोज फर्मेंटर से अलग करती है। ये IMVC टेस्ट सीरीज में आए हैं, यानी इंडोल, मिथाइल रेड, वॉग्स प्रोस्काउर और साइट्रेट। ई कोलाई के लिए क्लासिक IMVC पैटर्न है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये एक ऐसा सवाल है जो वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि मैकॉन्की अगर काम कैसे करता है। जवाब बहुत सीधा है। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं, लैक्टोज जो कि एक चीनी है और एक पीएच इंडिकेटर जिसका नाम न्यूट्रल रेड है। ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं वो एसिड बनाते हैं। ये एसिड पीएच को कम कर देता है और न्यूट्रल रेड इंडिकेटर कम पीएच पर गुलाबी हो जाता है। बस इसीलिए ई कोलाई की कॉलोनीज गुलाबी दिखती हैं। जो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते उनकी कॉलोनीज रंगहीन रहती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट और जरूरी डिफरेंशियल मीडियम है। अब जब हमने ई कोलाई को समझ लिया है तो चलिए इसके एक करीबी रिश्तेदार क्लेब्सिएला को देखते हैं। ये भी एक एंट्रिक जीव है, लेकिन इसकी कुछ अपनी खास पहचान है जो इसे ई कोलाई से अलग बनाती है। क्लेब्सिएला क्लिनिकली बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, खासकर अस्पतालों में होने वाले इन्फेक्शंस में। इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है इसका कैप्सूल, जो एक जरूरी विरिलेंस फैक्टर है, यानी एक ऐसा हथियार जो इसे और खतरनाक बनाता है। ये कैप्सूल एक ढाल की तरह काम करता है जो बैक्टीरिया को हमारे शरीर की इम्यून सेल से बचाता है और इसी वजह से ये ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन कर पाता है।
इस स्लाइड में कॉलोनीज के बड़े चिपचिपे या म्यूकॉइड अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी को श्लेष्म लिखा गया है। ये उसी मोटे पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की वजह से होता है जिसकी बात हमने अभी की थी। जब आप अगार प्लेट पर इस तरह के चिपचिपी बड़ी बड़ी कॉलोनीज देखते हैं तो क्लेब्सियला एक बड़ा सस्पेक्ट होना चाहिए। चलिए अब दोनों प्रजातियों की तुलना करते हैं, खासकर IMVC रिएक्शंस पर ध्यान देते हुए। याद है, ई कोलाई MR पॉजिटिव और VP नेगेटिव था। क्लेब्सियला ठीक इसका उल्टा है, MR नेगेटिव और VP पॉजिटिव। ये क्लासिक टेक्स्ट बुक डिफरेंस है जो आपको याद रखना ही रखना है। तो क्लेब्सियला के लिए IMVC पैटर्न हुआ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम एक ऐसे जीनस पर बात करेंगे जो अगर प्लेट्स पर अपने अनोखे बर्ताव के लिए जाना जाता है, प्रोटियस। इसका नाम ग्रीक देवता प्रोटियस के नाम पर रखा गया है जो अपना रूप बदल सकता था, और आप जल्द ही देखेंगे कि ये नाम इस पर कितना सही बैठता है। तो ये स्वॉर्मिंग क्या भला है? ये एक बहुत ही अनोखी और खूबसूरत हरकत है जो सिर्फ प्रोटियस की खासियत है। जब आप इसे ब्लड अगर जैसी प्लेट पर उगाते हैं तो ये अलग अलग कॉलोनीज में नहीं उगता, बल्कि ये पूरे प्लेट पर एक पतली फिल्म की तरह फैल जाता है जो अक्सर गोल गोल छल्लों या लहरों की तरह दिखती है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक क्लू है। अब लैब को क्लिनिक से जोड़ते हैं और यूरिएज के रोल को समझते हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में रंग बदलना नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर एंजाइम है जो प्रोटियस UTI वाले मरीजों में गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स बनाता है। यूरिएज यूरिया को अमोनिया में तोड़ देता है जिससे यूरिन एल्कलाइन हो जाता है। ये एल्कलाइन pH कुछ खास तरह के पत्थरों, जिन्हें स्ट्रुआइड स्टोन्स कहते हैं, के बनने के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। ये एग्जाम्स और असल दुनिया की समझ के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। आइए देखते हैं कि हम दो मुख्य प्रोटियस प्रजातियों वल्गैरिस और मिराबिलिस में फर्क कैसे कर सकते हैं। दोनों में एक बहुत मजबूत तेज पॉजिटिव यूरियस टेस्ट आता है, लेकिन मुख्य अंतर है इंडोल टेस्ट। P वल्गैरिस इंडोल पॉजिटिव है जबकि P मिराबिलिस इंडोल नेगेटिव है। TSI ट्यूब में P मिराबिलिस द्वारा H2S प्रोडक्शन पर भी ध्यान दें, जो ट्यूब के निचले हिस्से को काला कर देता है। ये इन दो प्रजातियों के बीच फर्क करने के लिए जरूरी टेस्ट हैं। चलिए अब अपना ध्यान दो ऐसे जेनेरा की तरफ मोड़ते हैं जिन्हें अगर स्टूल सैंपल से अलग किया जाए तो हमेशा चिंता का कारण माना जाता है, सैल्मोनेला और शिगेला। ये नॉर्मल गट फ्लोरा का हिस्सा नहीं है और इनकी मौजूदगी का मतलब आमतौर पर इन्फेक्शन ही होता है। हम साल्मोनेला से शुरू करेंगे, एक ऐसा जीनस जो कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। एक तरफ तो हमारे पास गंभीर जानलेवा टाइफॉइड फीवर है जो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास कई और प्रजातियां हैं जो आमतौर पर फूड पॉइजनिंग करती हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी पैथोजन है जिसे समझना हमारे लिए लाजमी है। सैल्मोनेला से होने वाली बीमारियों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। टाइफॉइड फीवर एक इन्वेसिव सिस्टमिक बीमारी है, मतलब बैक्टीरिया आंतों की दीवारों को पार करके खून में चला जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके उलट ज़्यादातर दूसरे सैल्मोनेला से होने वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक लोकल इन्फेक्शन है जो आंतों तक ही रहता है और आमतौर पर कम गंभीर होता है। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि हम लैब में सैल्मोनेला की पहचान कैसे करते हैं। याद रखिए, सैल्मोनेला एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, इसलिए मैकॉन्की अगर पर इसकी कॉलोनीज रंगहीन या पीली होती हैं, गुलाबी नहीं। अब BSA पर उन काली कॉलोनीज पर फोकस करें। ये H2S प्रोडक्शन की वजह से होता है। बिस्मथ सल्फाइड अगर में फेरिक साइट्रेट होता है जो H2S के साथ रिएक्ट करके काले रंग का फेरस सल्फाइड बनाता है। ये S टाइफी की एक खास पहचान है। चलिए TSI रिएक्शंस को समझते हैं। जब हम कहते हैं एल्कलाइन स्लांट और एसिड बट, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, लैक्टोज या सुक्रोज को नहीं। ट्यूब के निचले हिस्से में वो जो कालापन है H2S, वही यहाँ मेन पॉइंट है। S टाइफी द्वारा बनाए गए थोड़े से H2S की तुलना S पैराटाइफी B में बनी ज्यादा मात्रा से करें, और ध्यान दें कि S पैराटाइफी A H2S नहीं बनाता है। ये छोटे छोटे फर्क हमें प्रजातियों के स्तर पर पहचान करने में मदद करते हैं। अब साल्मोनेला की तुलना इसके करीबी रिश्तेदार शिगेला से करते हैं जो बैसिलरी डिसेंट्री का कारण बनता है। ये दोनों जीव लैब में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि शिगेला डिसेंट्री करता है जो पानी वाले दस्त से अलग है।
स्टूल में खून और म्यूकस का आना एक सूजन का संकेत है, जहां बैक्टीरिया कोलन की लाइनिंग पर हमला कर रहा है, जिससे टिश्यू डैमेज हो रहा है। ये एक काफी आक्रामक इन्फेक्शन। अब इसकी तुलना साल्मोनेला के रिजल्ट से करते हैं। सबसे जरूरी फर्क ये है कि शिगेला प्रजातियां नॉन मोटाइल होती हैं, यानी वो हिल नहीं सकती और वो H2S नहीं बनाती हैं। उनका TSI रिएक्शन साल्मोनेला जैसा ही है, अल्कलाइन स्लांट/एसिड, बट क्योंकि ये भी एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, लेकिन इसमें H2S की वजह से कोई कालापन नहीं होता। ये एक क्लासिक एग्जाम और लैब बेंच का फर्क है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए मुख्य बातों को फिर से दोहराते हैं। सैल्मोनेला टाइफी मोटाइल है और TSI में थोड़ी मात्रा में H2S बनाता है। शिगेला डाइसेंचुरी नॉन मोटाइल है और कोई H2S नहीं बनाता है। यह एक बुनियादी फर्क है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब हम संक्षेप में कुछ और क्लिनिकली जरूरी ग्राम नेगेटिव जीवों को देखेंगे। ये जीव एंटेरोबैक्टीरियासी परिवार का हिस्सा नहीं हैं और इनकी कुछ बहुत ही खास पहचान है। विब्रियो कॉलेरे हैजा का कारण एक बहुत ही खास जीव है। इसका आकार घुमावदार होता है, जिसे अक्सर कॉमा शेप्ड कहा जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक तेज डार्टिंग मोटिलिटी दिखाता है। ये एक शक्तिशाली टॉक्सिन पैदा करता है, जिससे आंतों से भारी मात्रा में पानी का लॉस होता है और गंभीर डिहाइड्रेशन हो जाता है। लैब में इसकी एक जरूरी पहचान इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट है, जो इसे एंटेरोबैक्टीरियासी परिवार से अलग करता है। स्यूडोमोनास एरुगिनोसा एक क्लासिक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। इसका मतलब है कि ये आमतौर पर स्वस्थ लोगों में बीमारी नहीं करता, लेकिन ये उन लोगों में गंभीर इन्फेक्शन कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे जले हुए मरीज या सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले लोग। ये कई एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट होने के लिए बदनाम है। लैब में हम इसे अक्सर इसके हरे रंग के पिगमेंट पायोसाइनिन और एक खास अंगूर जैसी गंध से पहचानते हैं। ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। एंटेरोबैक्टर और सेरेशिया दोनों ही अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हैं जो अक्सर अस्पताल में भर्ती मरीजों में इन्फेक्शन करते हैं। ये कई मामलों में एक जैसे हैं, दोनों मोटाइल हैं और VP पॉजिटिव हैं। लेकिन सेरेशिया मार्सेसेंस की एक बहुत ही खास पहचान है। ये अक्सर एक खूबसूरत लाल रंग का पिगमेंट प्रोडिग्यूसिन बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये लाल रंग आमतौर पर कमरे के तापमान पर सबसे अच्छा बनता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं। अब तक हमने जिन बैक्टीरिया पर चर्चा की है वे सभी रॉड शेप्ड थे। अब हम अपना ध्यान ग्राम नेगेटिव कॉकाई की तरफ मोड़ेंगे, खासकर जरूरी जीनस नाइसेरिया पर, और फिर हम सब कुछ एक साथ जोड़कर देखेंगे। नाइसीरिया जीनस ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई से बना है, जिसका मतलब है कि वे जोड़ों में दिखते हैं। उनका आकार अनोखा है, जिसे अक्सर किडनी बीन्स के एक जोड़ी जैसा बताया जाता है। क्लिनिकल सैंपल्स में एक बहुत ज़रूरी सुराग ये है कि वे अक्सर इंट्रासेल्युलर पाए जाते हैं, यानी हमारी अपनी इम्यून सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स के अंदर छिपे हुए मिलते हैं। ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। हम इन दो पैथोजेंस गोनोरिया और मेनिंजाइटिस को बायोकेमिकली कैसे अलग करते हैं? इसका जवाब है कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन में। दोनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, लेकिन N गोनोरिया सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, जबकि N मेनिंजाइटिस ग्लूकोज और माल्टोज दोनों का इस्तेमाल करता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, गोनोरिया के लिए G ग्लूकोज और मेनिंजाइटिस के लिए M माल्टोज और G ग्लूकोज। अब चलिए एक समरी चार्ट देखते हैं जो हमें इस सारी जानकारी को एक सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। ये हमें एक अनजान बैक्टीरिया को लेने और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए उसकी पहचान करने का तरीका बताता है, ठीक वैसे ही जैसे आप एक असली क्लिनिकल लैब में करेंगे। ये टेबल हमारी डायग्नोस्टिक जर्नी का निचोड़ है। चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले नीचे दी गई की पर ध्यान दें, जो एब्रिविएशंस को बताती है। OX ऑक्सीडेज के लिए है, UR यूरियस के लिए है और इसी तरह। ये टेबल हमारे द्वारा चर्चा किए गए सभी मुख्य टेस्ट को एक ही जगह पर इकट्ठा करती है, जिससे यह एक बहुत ही उपयोगी रेफरेंस टूल बन जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अनजान जीव है जो ऑक्सीडेज नेगेटिव, यूरिएज पॉजिटिव और इंडोल पॉजिटिव है। हम चार्ट को फॉलो करते हैं और ये हमें प्रोटियस वल्गारिस तक ले जाता है। एक और उदाहरण, अगर ये ऑक्सीडेज नेगेटिव, यूरिएज नेगेटिव, इंडोल पॉजिटिव और लैक्टोज पॉजिटिव है तो ये ई कोलाई है। यही सिस्टमैटिक अप्रोच बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की जड़ है और प्रैक्टिस के साथ ये आपकी आदत बन जाएगा।
अच्छा, खत्म करने से पहले यहाँ एक आखिरी जरूरी सवाल है। स्यूडोमोनास को एंटेरोबैक्टीरिएसी से अलग करने वाला सबसे जरूरी टेस्ट कौन सा है? जवाब है ऑक्सीडेज टेस्ट। स्यूडोमोनास ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, जबकि एंटेरोबैक्टीरिएसी परिवार ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स की पहचान में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आज हमने प्रमुख ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स की खास पहचानों पर चर्चा की, लैक्टोज फर्मेंटेशन से लेकर H2S प्रोडक्शन और ऑक्सीडेज रिएक्शन तक। उम्मीद है कि इस सिस्टमैटिक तरीके ने आपको इन जरूरी जीवों को समझने में मदद की होगी। हमारी इस लेक्चर सीरीज के अगले हिस्से में हम अपना ध्यान ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की दुनिया पर लगाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।